हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्यवसायिक खतरे में। रासायनिक खतरे हम देख चुके हैं। व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आने वाले रासायनिक खतरों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे शारीरिक खतरों के बारे में कर चुके हैं। व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आने वाले शारीरिक खतरे के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिजिकल हैजार्ड के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया है, इसकी क्लास कंप्लीट हो गई है। आज हम बात करेंगे रासायनिक खतरे की। यहाँ पे ये देखिए, रासायनिक खतरे, केमिकल हैजार्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं केमिकल हैजार्ड हमारा क्या है, क्या कौन से केमिकल से कौन से खतरे होते हैं, बात करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लें। ये दूसरा पॉइंट, रासायनिक खतरे, यहाँ तक हम देख चुके थे। इसके आगे हमें देखना है। रासायनिक खतरों पे बात करेंगे। रासायनिक खतरे, केमिकल हैजार्ड, कोई ऐसा उद्योग शायद ही होता हो जिसमें रसायनों का प्रयोग ना हो। नए तथा जटिल रसायनों के आविष्कार के साथ रासायनिक दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं। रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार के से प्रभाव डालते हैं: स्थानीय क्रिया या प्रभाव, निःश्वसन तथा अंतर्ग्रहण दुष्प्रभाव। रसायन के संपर्क की अवधि रसायन की मात्रा तथा व्यक्ति की ग्रहणता पर निर्भर करता है। ये देखिए, ये जो रासायनिक खतरे 3 तरह के प्रभाव डालते हैं। रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार प्रभाव डालते हैं। स्थानीय क्रिया मतलब उस स्थान की क्रियाकलाप क्या है, या ये यहाँ पे दिया गया है, इसका डिटेल अभी देखेंगे। स्थानीय क्रिया देखेंगे, अंतर्ग्रहण देखेंगे, त्वचा रोग देखेंगे, ये फेफड़ों के रोग देखेंगे। ये जो रासायनिक खतरों के अंतर्गत आ रहा है, देखेंगे। तो यहाँ पे रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार के प्रभाव डालते हैं: स्थानीय क्रिया प्रभाव, निःश्वसन तथा अंतर्ग्रहण। निःश्वसन, अंतर्ग्रहण, दुष्प्रभाव रसायन। दुष्प्रभाव रसायन के संपर्क की अवधि रसायन की मात्रा तथा व्यक्ति की ग्रहणता पर निर्भर करता है। मतलब व्यक्ति किस तरह किस चीज़ का सेवन करता है, कौन सा चीज़ ग्रहण करता है, या कितना उसके शरीर में चला जाता है, तो उसका भी प्रभाव देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रासायनिक खतरों के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थानीय क्रिया, ये तीन तरह का जो रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार से प्रभाव डालते हैं। स्थानीय क्रिया, कुछ रसायन डर्मेटाइटिस एवं अन्य चर्म रोग और कैंसर उत्पन्न करते हैं। जो स्थानीय क्रिया है, ये डर्मेटाइटिस, इसी कहते हैं, डर्मेटाइटिस को त्वचा रोग कहते हैं। ये बहुत तरह के चर्म रोग उत्पन्न करते हैं और चर्म रोग और कैंसर उत्पन्न करते हैं। जो स्थानीय क्रिया के अंतर्गत आता है, इसमें क्या होता है कि त्वचा रोग और कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं स्थानीय क्रिया में। उसके बाद अंतर्ग्रहण में क्या होता है? अंतर्ग्रहण में इंजेक्शन, उपजीविकाजन्य रोग रासायनिक पदार्थों जैसे मरकरी, आर्सेनिक, लेड, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, फास्फोरस आदि के अंतर्ग्रहण द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ दूषित भोजन, सिगरेट व हाथों के द्वारा मुंह में प्रविष्ट कर जाते हैं। इनका अधिकांश भाग मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। केवल कुछ ही भाग रक्त संचरण तंत्र में प्रवेश कर पाता है। तो ये जो हमारे अंतर्ग्रहण का मतलब यही है कि जो लोग खान पान में भोजन कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, या अपना हाथ स्वच्छ नहीं रख रहे हैं, या कोई जो सिगरेट वगैरह, कोई ऐसे मादक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उनके द्वारा जो शरीर में जाता है वही अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे उपजीविकाजन्य रोग, इसको कहते हैं उपजीविकाजन्य रोग, मतलब जीवों के ऊपर होने वाला है समस्या। रासायनिक पदार्थों जैसे मरकरी जो होता है, इसको पारा भी कहते हैं। मरकरी का दूसरा नाम पारा होता है। जैसे मरकरी, आर्सेनिक, लेड सबको पता होगा,
आर्सेनिक भी जल में पाया जाता है। जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, फास्फोरस आदि के अंतर्गत ये सब, इन सब की अधिकता होगी तब। जिंक जो भोजन करते हैं लोग उसमें रहता है, पर इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। क्रोमियम भी धातु है, कैडमियम भी है, फास्फोरस भी है। तो कहने का मतलब ये सब होते हैं, इन सब की अधिकता से विषाक्तता होती है, समस्या उत्पन्न होगी। और ये मरकरी तो खाने के लिए है नहीं, पर ये जल और हमारे भोज्य पदार्थों में अगर कहीं से है तो नुकसानदेह होगा। आर्सेनिक है तो नुकसानदेह होगा। रासायनिक खतरे हैं ये सब। तो अधिकांशतः ये पदार्थ दूषित भोजन, सिगरेट व हाथों के द्वारा मुख में प्रविष्ट कर जाते हैं। इनका अधिकांश भाग मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। केवल कुछ ही, बहुत ज़्यादा हम भोजन करते हैं, पाचन होता है, अवशोषण होता है, अंतर्ग्रहण होता है, स्वांगीकरण होता है, बहिष्करण होता है। बहिष्करण के द्वारा ये जो हमारे अधिकांश पदार्थ होते हैं सब बाहर निकल जाते हैं, कुछ ही हमारे शरीर में रह जाते हैं, कुछ ही हमारे रक्त के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर पाते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो जाते हैं। तो ये था हमारा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के द्वारा ये सारी विषाक्तता, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचते हैं और कुछ ही हमारे शरीर में ये अवशोषित होते हैं, बाकी शरीर से बाहर हो जाते हैं मल के द्वारा। रासायनिक प्रयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। रासायनिक अगर प्रयोग हो, ऐसे चीज़ें जो रासायनिक चीज़ें हैं इनका प्रयोग अगर हमारे शरीर में हो जाता है, हम लोग खाने पीने के द्वारा कर लेते हैं, हमारे शरीर में रासायनिक तत्वों का प्रवेश हो जाता है, तो इनसे ये समस्याएं देखी जाती है। कौन सी? पहला, त्वचा रोग। रासायनिक प्रयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। त्वचा रोग, फेफड़ों के रोग। दो तरह के रोग देखे जाते हैं, एक तो त्वचा संबंधी समस्या और दूसरा फेफड़ों के रोग। त्वचा संबंधी रोग में क्या होता है? विभिन्न रसायन जब त्वचा के संपर्क में आते हैं तो त्वचा में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एक्जिमा, डर्मेटाइटिस आदि। एक्जिमा भी त्वचा पे लाल दाने पड़ना, लाल दाने, चकत्ते, फफोले, और डर्मेटाइटिस भी, दोनों एक ही जो है जैसे दिखाई देते हैं। दोनों समस्या अलग अलग। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस दोनों अलग अलग है, पर दोनों की प्रॉब्लम त्वचा पर ही होती है। त्वचा पे दोनों समस्याएं देखी जाती हैं। अब बात करेंगे दूसरा नंबर, फेफड़ों के रोग। फेफड़ों के रोग में हम बात करेंगे लॉन्गडाइसिस। तो यहाँ पे बात करेंगे धूल आदि के कण श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। धूल आदि के कण श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा फेफड़ों में एकत्र हो जाते हैं। एक समय के पश्चात जब इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तपेदिक, सिलिकोसिस आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तपेदिक को और किस नाम से जानते हैं, ये आप बताइएगा। तपेदिक को और किस नाम से जानते हैं? तपेदिक, सिलिकोसिस आदि रोग उत्पन्न करते हैं जो फेफड़ों के द्वारा, ये फेफड़ों के रोग हैं, तपेदिक, सिलिकोसिस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव। मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर का, ये रासायनिक खतरे हैं, ये सब हमारे व्यावसायिक खतरे हैं। व्यावसायिक खतरों में हम शारीरिक खतरे देख लिए, रासायनिक खतरे देख लिए। अब मनोवैज्ञानिक खतरे बोले या दुष्प्रभाव भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे हजार्ड लिखा हुआ है, हजार्ड। तो ये मनोवैज्ञानिक खतरे हैं। मनोवैज्ञानिक खतरों के बारे में बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक खतरों में कर्मचारी पर किसी मनोवैज्ञानिक वातावरण के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने में असफल होने पर कई तरह के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार के दुष्प्रभाव में कुंठा, कार्य संतुष्टि की कमी, असुरक्षा, आपसी संबंधों में कमी, भावनात्मक तनाव शामिल है। ये दुष्प्रभाव शारीरिक तथा मानसिक दोनों पर
दोनों प्रकार के होते हैं। विभिन्न कार्य करने के वातावरण में कार्य क्षमता को अनुकूल बनाने में अनेक कारक कार्य करते हैं, जैसे शिक्षा, संस्कृति, पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक आदतें और वह सब जो कर्मचारी को अपने सेवा योजन से अपेक्षित होता है। तो यहाँ पे ये बात है, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव जो है, ये जो कार्य करने वाला कर्मचारी होता है उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार के दुष्प्रभावों में कुंठा, लोग क्या होते हैं, मन से ही कुंठित हो जाते हैं, और संतुष्टि की कमी, इसमें लोग संतुष्ट नहीं होते, असुरक्षा होता है, असुरक्षित महसूस करते हैं। आपसी संबंध, कई लोग आपस में काम कर रहे हैं तो आपसी संबंध अच्छा नहीं होता है, आपसी संबंधों में कमी। भावनात्मक तनाव, इसमें भावनाओं में तनाव रहता है, खुश, प्रसन्न, और कहीं से कोई आज़ादी इनको नहीं लगती। ये दुष्प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के होते हैं। ये दुष्प्रभाव दोनों होते हैं, शारीरिक रूप से भी उनको दिक्कत लगती है, मानसिक रूप से भी समस्या लगती है। तो विभिन्न कार्य करने के वातावरणों में कार्य क्षमता को अनुकूल बनाने में अनेक कारक कार्य करते हैं, जैसे शिक्षा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक आदतें, वह सब जो कर्मचारी को अपने स्वयोजन से अपेक्षित होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो शिक्षा, संस्कृति, पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक आदतें, वह सब जो कर्मचारी अपने स्वयोजन से अपेक्षित होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होती है। अगर मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव में देखें या मनोवैज्ञानिक खतरों में देखें तो इसमें ये सारी चीज़ों की कमी पाई जाती है। अब हम बात यहाँ पे करते हैं, अपेक्षित होता है, उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव दो तरह के हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव दो तरह से हो सकते हैं। कौन कौन से? मनोवैज्ञानिक एवं स्वभावजन्य परिवर्तन, दूसरा मनःकायिक रोग। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक एवं स्वभावजन्य परिवर्तन पहला हो सकता है, जो मानव का एक मन और उसका स्वभाव होता है वो परिवर्तन देखा जाता है। उसके बाद मनःकायिक रोग, तो इसके बारे में देखेंगे मनःकायिक रोग में क्या है और स्वभावजन्य परिवर्तन में क्या है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं स्वभावजन्य परिवर्तन। स्वभावजन्य परिवर्तन की बात करते हैं पहले। स्वभावजन्य परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक एवं स्वभावजन्य परिवर्तन। इस प्रकार के प्रभाव में आक्रामकता, चिंता, अवसाद, आलस, शत्रुता, मद सेवन, नशे की लत, बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थित रहना आदि शामिल है। तो जो मनोवैज्ञानिक एवं स्वभावजन्य परिवर्तन है, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन सी समस्या? आक्रामकता, व्यक्ति जो है उल्टा सीधा काम करेगा, उसके अंदर जो उसकी हरकतें हैं वो गलत हो जाएंगी। क्रोध, झटकना, पटकना, किसी से लड़ जाना, झगड़ना, ये सब स्थिति आक्रामकता जैसी स्थिति बन जाती है। चिंता, उसके अंदर चिंता रहेगा, अवसाद रहेगा, आलसी हो जाएगा। शत्रुता, उसके अंदर दुश्मनी की भावना उत्पन्न रहेगी, मन में एक दूसरे से बहुत दूसरों को बहुत जो है शत्रु की नज़र से देखेगा। मद सेवन, नशीली चीज़ों का सेवन करने की प्रवृत्ति आ जाती है, नशे की लत लग जाती है। बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थित रहना आदि, बहुत सारी ये समस्याएं देखी जाए तो कोई ना कोई समस्या, बीमारी जैसा कुछ अगर समस्या उसके पास आ गई है कोई, तो कार्य में भी अनुपस्थित रहेगा, कार्य भी नहीं कर पाएगा, उस कार्य में शामिल नहीं हो पाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक एवं स्वभावजन्य परिवर्तन आ जाते हैं, और इसकी किसके अंतर्गत है? मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत आ रहा है। ये सब मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे मनःकायिक रोग। मनःकायिक रोग क्या है? इस प्रकार के रोगों में सिर दर्द, गर्दन, पीठ व कंधों में दर्द, पेट का अल्सर, उच्च तनाव, हृदय रोग, थकान तथा जल्दी वृद्धावस्था का आना आदि आते हैं। मनःकायिक रोग मतलब जो उसकी कायाकल्प है पूरी, जो उसकी सारी क्या कहते हैं, शरीर संबंधी समस्या, मनःकायिक रोग को हम कह सकते हैं शरीर संबंधी समस्या। क्योंकि जो हम पहले ही बात कर चुके हैं
कि जो मनोवैज्ञानिक समस्या है वो दो तरह की होती है, एक शारीरिक और एक कुंठाजन्य, मतलब जो शरीर में प्रभाव डालेगी, और दूसरा मनोविज्ञान मन पर प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पे मनाकायिक वही है कि यहाँ पे जो इस रोग में क्या होता है, सिर दर्द करेगा, गर्दन, पीठ व कंधों में दर्द, सब में दर्द रहेगा, पेट का अल्सर, उच्च तनाव, अधिक समस्या रहेगी तनाव, हृदय रोग, थकान तथा जल्दी वृद्धावस्था का आना आदि आते हैं मनोकायिक रोग में। तो ये हमारा था मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत आ रहा था, मनोवैज्ञानिक खतरे की बात हो गई। और थोड़ा सा इस पे भी देख ले रहे हैं इसको। संसार के विभिन्न भागों में मिली सूचनाओं से यह मालूम हुआ कि भौतिक शारीरिक कारक ऊष्मा शोर कम प्रकाश भी कर्मचारियों में मानसिक विकृतियां पैदा करने में सहायक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, टीजीटी में पूछ लिया गया, एलटी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कर्मचारियों के ऊपर प्रभाव डालता है ऊष्मा शोर प्रकाश, इनमें से सभी, तो आप तो सोचोगे कि नहीं, सबसे ज्यादा प्रभाव वो क्या कहते हैं, इनमें से सभी रहेगा ऑप्शन में, इनमें से सभी, तो प्रकाश को तो कोई नहीं कहेगा कि ये प्रभाव डालेगा, कर्मचारियों के काम पर प्रकाश कहीं प्रभाव डालेगा। पर हम आगे पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं पहली क्लास में कि प्रकाश भी प्रभाव डालता है, क्योंकि आंखों में समस्या उत्पन्न करता है, ये शोर भी समस्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा भी समस्या उत्पन्न करता है। ऊष्मा मीन्स गर्मी, शरीर से जो कर्मचारी होंगे उनको अगर अधिक वहाँ का गर्मी का वो रहेगा माहौल, अधिक ताप होगा, तो उनके काम उनका प्रभावित होगा। ऊष्मा, शोर, अधिक आवाज, उसके बाद ये शोर, कम प्रकाश भी हानिकारक है, अधिक प्रकाश भी हानिकारक है, प्रकाश दोनों हानिकारक है, अगर अधिक होगा तो भी, कम होगा तो भी। तो यहाँ पे कम प्रकाश की बात की गई है, अधिक प्रकाश होगा तो भी हानिकारक होगा। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्मचारियों के मानसिक विकृतियां पैदा करने में सहायक है, ये ऊष्मा, शोर, कम प्रकाश। ऑप्शन में ये हो सकता है, ऑप्शन ऐसे देता है उठा के कि कर्मचारियों के कार्य में कौन से तत्व बाधा डालने वाले हैं, तो ये तो हो गया हमारा एक जो हम सही मानेंगे, ऊष्मा, शोर, कम प्रकाश ऑप्शन होगा। उसके बाद इसी तरह से और 2-3 उठा के प्रश्न रख देगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि ये बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, कर्मचारियों में मानसिक विकृति पैदा करने वाले हैं ये सब। इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, कंप्यूटर, स्वचालित नाभिकीय ऊर्जा भी उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों में मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, कंप्यूटर, स्वचालित नाभिकीय ऊर्जा भी उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों में मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। दुष्प्रभाव संपर्क की अवधि तथा संपर्क में आने वाले रसायन की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। दुष्प्रभाव की अवधि मतलब जो दुष्प्रभाव डालने में समय कितना, कि वो व्यक्ति कितना समय दे रहा है इस प्रभावित स्थितियों में, वो अपना कितना समय दे रहा है। तो वही बात यहाँ है, दुष्प्रभाव संपर्क की अवधि, इस दुष्प्रभाव में कितना वो संपर्क में रह रहा है, तथा संपर्क में आने वाले रसायन की सांद्रता, रसायन कितना अधिक वहां प्रयोग हो रहा है, कितना जो बहुत ज्यादा रासायनों के बीच में रह रहा है, या हल्का फुल्का उसके पास हल्की फुल्की उसकी गंध और उसके जो उसके असर है उसके पास आ रहा है, तो ये भी प्रभाव डालता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा उसके बीच में रह रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा खतरा है। अब हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, जैविक खतरे। चौथा पॉइंट क्या है, जैविक खतरे। जैविक खतरे की बात कर ले रहे हैं। जैविक खतरे में क्या है, कर्मचारियों को कार्यस्थल में उपस्थित परजीवी तथा संक्रमण करने वाले कारकों के संपर्क में आने पर अनेक प्रकार के रोग जैसे लेप्टोस्पिरोसिस, एंथ्रेक्स, हाइडेटाइडोसिस,
हाइटेटाइडोसिस, सीटाकोसिस, टेटनस, एनासिफाइलोटिस, कवक संक्रमण, सिस्टोसोमियासिस, ब्रूसेलोसिस आदि रोग हो जाते हैं। प्राणी उत्पादों जैसे बाल, ऊन, खाल आदि के संपर्क में कार्य करने वाले व्यक्तियों को जैविक दुष्प्रभावों का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पे जो जैविक खतरे हैं ये क्या है? बाल, ऊन, खाल, जहाँ पे ये कार्य होते हैं, ये बाल, ऊन, खाल, क्योंकि ये जैविक जीवों से प्राप्त चीज हैं, ये वाले काम जहाँ होते हैं वहाँ पे ये समस्याएं देखी जाती है। सीटाकोसिस, टेटनस, एंथ्रेक्स, हाइटोडाइटोसिस, एनासिफाइलेटिस और सिस्टोसोमियासिस, ब्रूसेलोसिस ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे बाल, ऊन, खाल आदि के काम के संपर्क में लोग आते हैं और ऐसे जो जैविक दुष्प्रभाव का खतरा जो जैविक होता है उसमें ये प्रभाव देखा जाता है। जैविक दुष्प्रभाव का खतरा बना रहता है इन कामों में। तो आप जैविक खतरे देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे अगर ये नाम दे के पूछ लिया कि इनका जो खतरा होता है वो कैसे होता है, किन से होता है, तो बस वहीं पे गड़बड़ा जाएगा काम। ये जैविक खतरे जो हैं, जब पूछ लेगा कि जैविक खतरे उत्पन्न होते हैं इनके द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा, तब समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात करेंगे यांत्रिक खतरे। अब हमारे यांत्रिक खतरे आए हुए हैं। यांत्रिक खतरे में हमारे जो आते हैं 5वें नंबर पे यांत्रिक खतरे की बात करेंगे हम। उद्योगों में मशीनों तथा गतिशील भागों में संपर्क में आने पर 10% दुर्घटनाएं घटती हैं। धूल कणों द्वारा सर्वाधिक फैलने वाली बीमारियां सिलिकोसिस एवं एंथ्रोसिस हैं। गैसे ये तो हमारे हो गए यांत्रिक खतरों में। यांत्रिक खतरों में उद्योग में मशीनें तथा गतिशील भागों में, कहने का मतलब जो मशीनों के द्वारा, यांत्रिक खतरे मशीनों के द्वारा, साफ उद्योग में मशीनें, ये आप एक शब्द पकड़ लीजिए, उद्योग में मशीनों तथा गतिशील भागों में संपर्क में आने पर 10% दुर्घटनाएं घटती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कम होंगी समस्याएं, लेकिन धूल कण द्वारा सर्वाधिक फैलने वाली बीमारियां सिलिकोसिस एवं एंथ्रोसिस हैं। यहाँ पे जो यांत्रिक हैं, यंत्रों का प्रभाव उद्योग में मशीनों तथा गतिशील भागों में संपर्क में आने पर 10% दुर्घटनाएं घटती हैं। रसायनों से ज़्यादा खतरा होती है, रसायन हो गया, जैविक हो गया, इन सबसे ज़्यादा खतरा होते हैं। इसमें 10% दुर्घटनाएं घटती हैं, पर इसमें भी धूल कण द्वारा सर्वाधिक फैलने वाली बीमारियां सिलिकोसिस एवं एंथ्रोसिस हैं। ये सिलिकोसिस और एंथ्रोसिस ये दोनों बीमारी जो है धूल कण के द्वारा फैलती है। यहाँ पे तो हमें नहीं लग रहा है सिलिकोसिस कुछ है ऐसा। देखो ये आपको मिल जाएगा सिलिकोसिस, तो आप सोचोगे जैविक खतरे हैं सब, पर नहीं। देखिए यहाँ पे सीटाकोसिस, टेटनस, एंथ्रेक्स, लेप्टोसिप्रोसिस, उसके बाद डाइटोडाइटोसिस, एनासिफिलिटिस, ये सारे सिस्टोसोमियासिस जितने नाम हैं सब अलग हैं। और ये जो हमें मिल रहा है कहाँ गया, ये एंथ्रोसिस और सिलिकोसिस, ये दोनों एकदम वहाँ से अलग हैं, पर लग रहा है लग तो रहा एक ही जैसे। तो बस इतना ध्यान दीजिए, सिलिकोसिस और एंथ्रोसिस ये खतरे यांत्रिक खतरों के अंतर्गत आ रहे हैं, धूल कण के द्वारा हो रहे हैं
और यहाँ पे ये जैविक खतरों के अंतर्गत आ रहे हैं। ये हमारे बाल, ऊन, खाल से की समस्याएं हैं। बाल, ऊन, खाल, ये संक्रमण जैविक कारकों से उत्पन्न हो रहे हैं। बस इतना ध्यान देना है आपको, अंतर यहीं पे करना है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं, लोग समझ नहीं पाते। चलो बात करेंगे गैसें। गैसें पे अगर हम बात करें, उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का गैसों के संपर्क में आना एक सामान्य खतरा है। गैसों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। साधारण गैसें जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। श्वासवारोधजन गैस, श्वासवारोधजन गैस, ये गैस श्वास क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, साइनाइड गैस, क्लोरीन गैसें आदि। ये एकदम घुट, यहाँ पे एक मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दम घोटू गैस, गला घोटू गैस, बहुत सारे नाम से जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, साइनाइड गैस, क्लोरीन गैस, ये सब श्वासारोधन गैस हैं। तो कहने का मतलब ये सब जो है श्वास में अवरोध उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। श्वास में अवरोध उत्पन्न वाली गैसें सब हैं ये। और यहाँ पे ये जो साधारण गैस है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ऑक्सीजन हमारी साधारण गैस है, ये हमारे लिए जरूरी है। हाइड्रोजन भी साधारण गैस है, कोई हानिकारक गैस नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है श्वासरोधन गैस आपसे पूछ सकता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट, निश्चेतक गैस। ये गैस अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति में बेहोशी उत्पन्न करती है। निश्चेतक व्यक्ति जो है चेत से निश्चेत हो जाएगा, जो उसके पास चेत रहेगा, चेत से निश्चेत व्यक्ति में बेहोशी करती है, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, ट्राइक्लोरो इथेन आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्प्रभाव कोल गैस निर्माण करने वाले उद्योगों तथा स्टील उद्योगों में दिखलाई देती हैं। तो जो निश्चेतक गैसें हैं, ये गैसें ये हैं सब, ये निश्चेत, आपको निश्चेत बना देंगी। ये हमारा हो गया गैसें, जो यांत्रिक खतरे थे। यांत्रिक खतरे के बाद यहाँ गैसों की बात की गई है। तो गैसों की बात यहाँ पे हो गई। अब धातु और उनके यौगिक की बात करेंगे। नंबर 2, यांत्रिक खतरों के अंतर्गत ही ये सब आ रहे हैं। यांत्रिक खतरों में तो ये है ही है, यंत्रों के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हो रही कम, पर गैसें भी होती हैं हमारे वायुमंडल में, या हमारे कुछ मशीन चल रही हैं, कुछ हमारे जहाँ पे उत्पादन का कार्य चलता है वहाँ पे गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ये गैसों के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे धातुएं और उनके यौगिक की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार की धातुएं तथा उनके यौगिक अधिकांश धातुएं और उनके यौगिक, विभिन्न प्रकार की धातुएं तथा उनके यौगिक अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ यौगिक व्यक्ति उच्छ्वास के द्वारा धूल कण या गैस के रूप में शरीर के अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे धातु और यौगिक वाला काम होता है, वहाँ पे भी धूल कण के द्वारा गैस के रूप में शरीर में अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे ये सब बनते हैं, धातुओं की चीजें बनती हैं, वहाँ पे भी गैसें उत्पन्न होती हैं और अंदर चले जाते हैं निःश्वसन के द्वारा। तो उद्योगों से संबंधित चिकित्सकों को लेड, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, मरकरी, फास्फोरस, क्रोमियम, जिंक आदि के दुष्प्रभावों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। ये धातुएं हैं, सब धातुओं के बारे में बात चल रही है। धातुएं देख रहे हैं, सब धातुएं हैं ये। मैग्नीज, मरकरी, फास्फोरस, क्रोमियम, जिंक आदि के दुष्प्रभावों के विषय में ज्ञान
होना चाहिए। कुछ रसायन विशेष रूप से जो सुगंधित नाइट्रो और अमीनो यौगिक हो, जैसे टीएनटी और एनिलीन, त्वचा के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वे शरीर के अन्य तंत्रों पर प्रभाव डालते हैं। उपजीविका जन्य त्वचा शोध उद्योगों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। राव और बनर्जी 1952 ने भारत में मशीनों के तेल, रबर एक्स किरणों तथा कास्टिक क्षारों द्वारा उत्पन्न होने वाले उपजीविका जन्य चर्म शोध की ओर ध्यान दिलाया है। जो मशीनों में यांत्रिक खतरों के अंतर्गत सारे आ रहे हैं। यांत्रिक खतरे की अगर हम बात करें, यांत्रिक खतरों में थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे आपको समझाने के लिए। ये जो हमारे यांत्रिक खतरे हैं, यांत्रिक खतरों के अंतर्गत ये जो हमारी ये यांत्रिक खतरों में गैसें भी उत्पन्न होती हैं। जब यांत्रिक खतरों का प्रभाव देखने को मिलता है तो वहाँ पे गैसें उत्पन्न होती हैं। गैसों के साथ साथ यहाँ पे हम साधारण गैसों की बात कर लिए, श्वासरोध गैस की बात कर लिए, निश्चेतक गैसों की बात कर लिए। जब मशीनें चलती हैं, कोई चीज़ मशीनों में बनता रहता है, कोई काम होता रहता है, तो वहाँ पे गैस भी उत्पन्न होती है, कोई ना कोई गैसें, वो कोई भी गैस हो सकती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये सारी गैसें हैं, साधारण गैसें, श्वासरोध गैसें, निश्चेतक गैसें। इतनी गैसें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे धातु और उनके यौगिक भी होते हैं। जो हमारे उत्पादन होता रहता, जो भी चीज़ें बनती रहती हैं, वहाँ पे धातु और उनके यौगिक भी होते हैं। जो धातुओं का प्रयोग किया जाता है और उनके साथ जो भी मिलाया हुआ सामान होता है, जो भी मिला जुला के बनाया जाता है, जो भी चीज़ों का उत्पादन होता है, जिन चीज़ों का निर्माण होता है, उनके साथ साथ ये भी खतरे हमारे देखे जाते हैं। धात्विक खतरे कहने का मतलब जो धातुओं की वस्तुएं बनती हैं, धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो ये सारे देखो इसमें सब दिया गया है। आर्सेनिक, सब ये धातुएं हैं। उद्योग संबंधी चिकित्सकों को लेड, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, मरकरी, फास्फोरस, क्रोमियम, जिंक आदि के दुष्प्रभावों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। कुछ रसायन तो ये हम देख लिए हैं। तो राव और बनर्जी एक ये भी मनोवैज्ञानिक ही थे। राव बनर्जी के द्वारा 1952 ने भारत में मशीनों के तेल, रबर, कहने का मतलब जो मशीनों में तेल होता है, रबर, कुछ रबर के छल्ले, या हम बात कर लें उसका वार्सल कहते हैं ना, वार्सल, या यक्ष किरणों द्वारा, कास्टिक क्षारों द्वारा उत्पन्न होने वाले उपजीविका जन्य चर्म शोध की ओर ध्यान दिलाया है। कहने मतलब ये जो प्रभाव होते हैं, ये उपजीविका जन्य चर्म शोध, मतलब जो और भी त्वचा से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो भी यहाँ पे ध्यान दिलाया गया है कि बहुत सारे प्रभाव त्वचा पे भी डालते हैं। उसके बाद ये तो था हमारा धात्विक। अब हम निःश्वसन की बात कर लेते हैं। जो धातु हमारे जो यांत्रिक खतरे होते हैं, धातु के खतरे ये होते हैं, धातुओं के द्वारा जो उत्पन्न करने वाले, तो ये इनका सबका प्रभाव पड़ता है, इनका धातुओं के द्वारा। उसके बाद अब हम बात करें निःश्वसन, जो हम अंदर सांस लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उनसे समस्याएं जो होती हैं। तो यहाँ पे निःश्वसन की बात की गई है। तो निःश्वसन में बात करेंगे धूल। निःश्वसन के द्वारा धूल, निःश्वसन के अंतर्गत आने वाला धूल है, डस्ट, इसकी बात, या छोटे छोटे ठोस कण होते हैं जो आकार में 0.1 से 150 माइक्रोन के होते हैं, 150 माइक्रोन के होते हैं। ये वातावरण में संदलन, पीसने, घिसने, लदान करने तथा उतारने के द्वारा मिल जाते हैं। मतलब कोई चीज़ वहाँ पे हमारे वातावरण में कोई चीज़ संदलन हो रहा है, या पीसा जा रहा है, या घिसा जा रहा है, या लादा जा रहा है, या उतारा जा रहा है, तो ये सब वातावरण में मिल जाते हैं। इसके दौरान ये वातावरण में मिले रहते हैं, वातावरण में इनकी ये पाए जाते हैं। धूल कण विभिन्न प्रकार के उद्योग में उत्पन्न होते हैं, जैसे खदान,
उत्खनन स्थल, बर्तन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लकड़ी तथा पत्थर उद्योग। 10 माइक्रोन से अधिक आकार वाले कण वायु में शीघ्र नीचे बैठ जाते हैं। जो 10 माइक्रोन से अधिक आकार वाले होते हैं ये भारी होते हैं। ये कण वायु में शीघ्र नीचे बैठ जाते हैं, जैसे ही उड़ेंगे उसके बाद नीचे जाके स्थिर बैठ जाते हैं। जबकि इससे छोटे कण वायुमंडल में रह जाते हैं। इससे छोटे कण जो होंगे वो वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, पर जो इतने 10 माइक्रोन से अधिक आकार वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि एक स्थान पर धीरे से जाके उड़ने के बाद बैठ भी जाते हैं। वो उड़ते नहीं हैं, बैठ जाते हैं। तो अब और छोटे उड़ते रहते हैं। धूल कण को भी कार्बनिक तथा अकार्बनिक एवं विलेय एवं अविलेय कणों में विभाजित किया जा गया है। धूल कण को देखिए, ये कार्बनिक, अकार्बनिक एवं विलेय एवं अविलेय कणों में विभाजित किया गया है। कार्बनिक कण सिलिका, माइका, कोयला, एस्बेस्टस आदि के कण होते हैं। कार्बनिक कण जो होते हैं, अकार्बनिक कण जो होते हैं सिलिका, माइका, कोयला, एस्बेस्टस आदि के कण होते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अकार्बनिक कण होते हैं या अकार्बनिक कणों के अंतर्गत आता है, तो इनका नाम जो क्या रहेगा, यही रहेगा जो हमारे कौन से हैं, सिलिका, माइका, कोयला, एस्बेस्टस आदि के कण होते हैं। जबकि कार्बनिक कण धूल कण, जूट, कपास आदि के कण वायुमंडल में पाए जाते हैं। विलेय धूल कण धीरे धीरे घुल जाते हैं जो रक्त संचरण में प्रवेश करते हैं। जो विलेय होते हैं ये हमारे धूल कण धीरे धीरे घुल जाते हैं और रक्त संचरण में प्रवेश कर जाते हैं तथा शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अविलेय धूल कण फेफड़ों में स्थायी रूप से रह जाते हैं। ये न्यूमोकोनोसिस नामक रोग पैदा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसी बारीकी से पढ़ने पर मिलता है कि जो अविलेय धूल कण होते हैं वो फेफड़ों में कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमोकोनोसिस ये रोग उत्पन्न करते हैं। अविलेय धूल कण जो हमारे होते हैं वो हमारे फेफड़ों में न्यूमोकोनोसिस रोग उत्पन्न करते हैं, नामक रोग। तो ये सब है। औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव, तो यहाँ पे हम बात करेंगे औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव की बात करेंगे, और नहीं तो ये अब हम दूसरे क्लास में देखेंगे, नहीं क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव, तो पॉइजन, शीशा, उसके बाद पारा, ये सब हम बाद में बात करेंगे दूसरी क्लास में। औद्योगिक विष से सुरक्षा या बचाव की बात हम बाद में करेंगे, ये दूसरी क्लास में यहाँ से बात होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी क्लास। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नए क्वेश्चन बनते हैं तो इसी जगह से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपकी जो 30 से 35 मिनट की वीडियो है, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट की जो वीडियो है, आप इसको पास करके पढ़ लीजिए। आप इसको अपने अनुसार समझ लीजिए क्या इसमें पूछा है, कैसा है। इसीलिए मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब भी करती चल रही हूँ डिटेल में कि आप इसको देखते चलिए। और जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं आवश्यकता डिस्क्राइब करने की, वहाँ पे मैं आपको पेज दिखा देती हूँ, पास करके आप पढ़ लीजिए आराम से। कोई उसमें समय नहीं खराब करना है। और यहाँ पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे पर्यावरण और जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वातावरण पर्यावरण पे, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम ऐसे ही डेली नहीं हो पाएगा तो एक दिन गैप करके, 2 दिन गैप जाएगा, बाकी आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही आपको मिलेगा वैसे आप देख लीजिएगा। 15-20 मिनट का समय आपका लगेगा, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को नया सीखेंगे, आपको नया मिलेगा। फ्रेंड्स धन्यवाद।